बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी देखे, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने उसकी एप्लीकेशंस देखी, स्प्रिंग मैथ सिस्टम को डिस्कस किया, सिंपल पेंडुलम को भी डिस्कस कर दिया। ठीक है। अच्छा, जो मेन टॉपिक इसमें है वो चंद से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने इसी लेक्चर चैप्टर के अंदर सर्कुलर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट देखा था। आज इसी तरह हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस चैप्टर के अंदर मौजूद है, और इसका नाम है रेजोनेंस। और आज हम इस रेजोनेंस को समझेंगे। रेजोनेंस के अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की फिजिक्स क्या है, हम वो देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। फिर उसके बाद हम लोग रेजोनेंस के ऊपर जो डैम्पिंग का इफेक्ट होता है वो स्टडी करेंगे कि डैम्पिंग का इफेक्ट क्या है, डैम्पिंग कैसे इफेक्ट करती है रेजोनेंस को। हम ग्राफ्स बनाएंगे। तो डिटेल डिस्कशन हम इस टॉपिक के ऊपर आज करने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ कि एक्चुअल में रेजोनेंस की एप्लीकेशंस क्या है। ठीक हो गया। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेजोनेंस, और हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बट उससे पहले, अगर तो आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक हो गया। तो स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस को। तो बच्चों, सबसे पहले रेजोनेंस की डेफिनेशन को देखते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि रेजोनेंस इज द फिनोमिना in which the amplitude of an oscillating body attains the maximum value when driven frequency becomes equal to the natural frequency of an oscillating object। ठीक हो गया। मतलब कि लेट्स सपोज मेरे पास एक पेंडुलम है। ठीक है, पेंडुलम। अब इस पेंडुलम की हम लोग दो फ्रीक्वेंसीज को डिस्कस कर सकते हैं। कौन कौन सी? एक को हम नाम दे देते हैं नेचुरल, एक मेरे पास है जी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें हमने वर्ड यूज किया है नेचुरल फ्रीक्वेंसी का, और दूसरी हम कहते हैं ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ओके, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, सॉरी। अच्छा, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब हम वन बाय वन समझते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, देखिए मेरे पास ये पेंडुलम है जो कि इस टाइम पे अपनी मीन पोजीशन पे पड़ा हुआ है। मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं। फोर्स लगाने के बाद मैं इसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आता हूं, यहां पे। अब जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, ठीक है, यहां से अब मैं इसको यहां से रिलीज कर देता हूं। जैसे ये मूव करेगा तो क्या करेगा, मीन पे जाएगा, वहां से फिर नेक्स्ट सेकेंड एक्सट्रीम पे, फिर वहां से वापस मीन पे, और फिर जहां से इसने स्टार्ट किया था उसी पॉइंट के ऊपर। मतलब ये इसकी वन साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। सही हो गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है, ये एक्चुअल में हमें फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन करती है। अब यहां पे देखिए तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है, हम इस टाइम पे नेचुरल फ्रीक्वेंसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखें, नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट इस तरह अप्लाई होगा कि यहां पे मैंने अब इस ऑब्जेक्ट को लेके आया और मैंने यहां से इसको रिलीज कर दिया। अब ये गया मीन पे, फिर एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, फिर वापस एक्सट्रीम पे, फिर यहां से ये दोबारा अपनी साइकिल को स्टार्ट करेगा। तो इस पूरे के पूरे जो ऑसिलेशन है, इसके अंदर हम एक चीज देखेंगे कि मैंने जो इनिशियली जो फोर्स अप्लाई की वही फोर्स अप्लाई की, उसके बाद मैं इसके ऊपर दोबारा किसी किस्म के फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा। ठीक हो गया। अब यहां पे जो ऑसिलेशन होगी, तो इस ऑसिलेशन को बच्चों क्या कहते हैं? इस ऑसिलेशन को कहते हैं फ्री ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? फ्री ऑसिलेशन। अब ये जो फ्री ऑसिलेशंस हैं, इसका मतलब ये है कि आपने पेंडुलम को एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले गए और उसको रिलीज कर दिया। अब वो वापस गया मीन पे, फिर अगली एक्सट्रीम पे, फिर वापस आया, फिर जब इस पॉइंट पे आया
तो जहां से इसने स्टार्ट किया था वहीं पे दोबारा आ गया। अब मैं यहाँ पे इसके ऊपर किसी किस्म की कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, ये बस उसी अपनी फोर्स को यूज करके और ऑसिलेशन करता रहेगा कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो इस दौरान हमें क्या देखने को मिला कि फोर्स एक ही दफा अप्लाई हुई, दोबारा कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुई, और उस फोर्स के रिमूवल के बाद इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, ऑसिलेशन स्टार्ट कर दी, और वही ऑसिलेशंस को कंटिन्यू रख रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑसिलेशन हो रही है वो एक्चुअल में कौन सी ऑसिलेशन है, फ्री ऑसिलेशन है। ठीक है, इस फ्री ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन और डैम्प्ड ऑसिलेशन के ऊपर मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है, इसके अंदर इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर के अंदर ही है। अच्छा, अब फ्री ऑसिलेशंस के अंदर अब ये ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड के अंदर जितनी साइकिल्स कंप्लीट करेगा वो बच्चों क्या कहलाएगी, इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जी इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज है। क्या है, 3 हर्ट्ज। अब इस 3 हर्ट्ज का क्या मतलब है बच्चों, 3 हर्ट्ज का मतलब ये है कि ये जो मेरे पास पेंडुलम है ये 1 सेकेंड के अंदर अपनी 3 साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है। क्या कर रहा है, 3 साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है, और यही जो 3 साइकिल्स इसकी कहलाएंगी वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक हो गया, तो मतलब कि मैंने आपको नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन कर दी, ये होती है हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं बच्चों इसकी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, सेम दोबारा पेंडुलम को कंसीडर किया, पेंडुलम यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने क्या किया, इसको उठाया और इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले आया। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके मैंने इसको रिलीज कर दिया। ठीक, अब ये क्या करेगा, ये मीन पे जाएगा, वापस एक्सट्रीम पे जाएगा, फिर वापस मीन पे आएगा और फिर उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से इसने स्टार्ट किया था। ठीक, अब जहां से इसने स्टार्ट किया था वहां पे एक स्टूडेंट खड़ा है और वो बार बार इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता जा रहा है। अब इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही जिस पॉइंट से उस पेंडुलम ने ऑसिलेशन स्टार्ट की थी, जैसे ही वो दोबारा उस पॉइंट पे पहुंचता है तो हम उसके ऊपर दोबारा फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस ऑसिलेशन को बच्चों क्या कहते हैं, इस ऑसिलेशन को कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, इसमें चूंकि एक खास टाइम इंटरवल के बाद फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, जैसे कि आप ना पार्क में जाते हैं, एक स्विंग झूला होता है, उसमें कोई बच्चा बैठता है, दूसरा बच्चा उसको पीछे से फोर्स अप्लाई करता है, वो झूला गया आगे, वापस पीछे आया, फिर जैसे उस पॉइंट पे पहुंचा फिर एक फोर्स अप्लाई हुई, फिर वो गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स अप्लाई हुई। तो मतलब कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ठीक है, इसीलिए हम इस तरह की ऑसिलेशन को क्या कहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहते हैं, जिसमें एक खास टाइम इंटरवल के बाद एक फोर्स अप्लाई की जाती है और उस फोर्स को बच्चों क्या कहा जाता है, उस फोर्स को कहते हैं पीरियोडिक फोर्स। कौन सी फोर्स, पीरियोडिक फोर्स। वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाती है, पीरियोडिक फोर्स कहलाती है। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। सही हो गया। अच्छा, अब देखें तो अब चाहे वो पीरियोडिक फोर्स फोर्स ऑसिलेशन हो या फ्री ऑसिलेशन हो, उसकी साइकिल्स तो कंप्लीट हो रही है ना, जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वापस तो उस पॉइंट पे आ रहा है। तो साइकिल्स जब कंप्लीट हो रही है तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो लेट इसके भी अब 1 सेकेंड में कोई ना कोई साइकिल तो होगी। ठीक है, तो वो जो साइकिल्स कहलाएंगी वो एक्चुअल में इस फोर्स्ड ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी, कि वो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है। ठीक है, साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं। अब 1 सेकंड में जितनी भी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, 5 हो रही हैं, 10 हो रही हैं, 2 हो रही हैं, 1 हो रही है, जितनी भी हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। और उस फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी वो कि जिसके अंदर हमारे पास एक पीरियोडिक फोर्स अप्लाई हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो है तो वो ऑसिलेट कर रहा है, और वो नंबर ऑफ साइकिल्स इन पर सेकंड जो है तो वो कंप्लीट कर रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे हम लोगों ने बच्चों ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों पॉइंट समझ आए होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं अपने रेजोनेंस की तरफ। अब रेजोनेंस कहता है कि मेरे पास ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी
और ये जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों जब इक्वल हो जाए तो मेरे पास क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस। समझ आई? रेजोनेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अब मेरे पास ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जब क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो वहां पे रेजोनेंस होता है। अब रेजोनेंस के अंदर क्या होता है तो इसको भी समझें। रेजोनेंस के अंदर हमें लिखा हुआ है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना ऑब्जेक्ट का, वो क्या कर लेता है, वो अटेन करता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब उसका एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पे चला जाता है जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज जो है तो इक्वल कर हो जाती है। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल लूं कि मेरे पास आप लोग क्या करें कि एक बैलून ले लें, बैलून के अंदर वाटर को डाल दें और उसको ऊपर से बांध कर उसको अप एंड डाउन मूव करवाना शुरू कर दें। ठीक है, अब एक उस बैलून की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके ऊपर वो ऑसिलेट कर सकता है, और एक मैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली फोर्स लगा रहा हूं, एक पीरियोडिक फोर्स लग रही है। ठीक है, अब उसमें ये कंडीशन है, अब देखें कि मेरे पास जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी ये इक्वल हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, फोर्स में उतनी ही लगा रहा हूं, फोर्स में मैंने उसका कोई इजाफा नहीं किया, फोर्स में उतनी लगा रहा हूं, बट वो बैलून जो है तो बहुत फास्टली जो है तो अप एंड डाउन और बहुत उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, वो इतना बढ़ जाता है कि मोस्टली वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अटेन करके वो फट भी जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक एग्जाम। अब उसके अंदर क्या हुआ, मैंने तो उसके ऊपर कोई तेज फोर्स नहीं लगाई, मैं तो वही जिस फोर्स के साथ जो है तो वो ऑसिलेट कर रहा था, मैं उसी फोर्स के साथ कंटिन्यूस उसको ऑसिलेशन करवा रहा हूँ, बट स्लो स्लो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ती जा रही है। ड्रिवन फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उसने इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अटेन कर दिया। जैसे ही उसने नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अटेन किया तो उसका एम्पलीट्यूड जो है तो वो मैक्सिमम हो गया। सही हो गया। तो रेजोनेंस के अंदर बच्चों, अब आपको बेसिक रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि रेजोनेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है। रेजोनेंस के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट की जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है उसकी हम एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं कि फ्री ऑसिलेशंस वो कितनी साइकिल्स पर सेकंड कवर करेगा, फिर हम लोग उसकी फोर्स ऑसिलेशंस करवाते हैं। ठीक है, फिर उनकी जो फोर्स ऑसिलेशंस हैं जब वो उसकी फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी फ्री ऑसिलेशंस के अंदर जो उसकी फ्रीक्वेंसी है ये दोनों मैच कर जाए तो वहां पे हमारे पास रेजोनेंस होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, रेजोनेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी बता दिया, क्योंकि रेजोनेंस को समझने के लिए आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सही हो गया, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो आपके पास रेजोनेंस फिर कोई भी मुश्किल टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, तो बच्चों नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम एक एग्जांपल के जरिए रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, एग्जांपल में मैंने डायग्राम बनाई है, डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मेरे पास 5 पेंडुलम है, ए बी सी डी और ई, बट इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मैंने इनकी ना दो की लेंथ सेम रखी है, इन दो की लेंथ सेम रखी है। अभी फॉर अ टाइमिंग आप ई को भूल जाओ। ठीक है, मैंने कंडीशन क्या ली है कि मैंने लिखा है कि लेंथ जो है इनकी, उसमें मैंने कहा है कि एक जो पेंडुलम है उसकी लेंथ इक्वल है सी के और बी जो पेंडुलम है उसकी लेंथ इक्वल है डी के। अब फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई अंडर द रूट जी डिवाइडेड बाय एल। अब यहाँ पे बाकी सारे कांस्टेंट हैं सिवाय लेंथ के, तो लेंथ के ऊपर मतलब कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी के डिपेंडेंस है बच्चों, तो वो इनवर्स है। मतलब लेंथ को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम वो क्या हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है। यहां तक सारा पॉइंट आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूं। अब मैंने क्या करना है, मैंने एक 5वां पेंडुलम लिया ई। ठीक है, अब ई एक पेंडुलम मैंने ले लिया जिसकी लेंथ इनिशियली मैंने ए और सी के इक्वल कर दी है, मतलब ए और सी के इक्वल लेंथ आ गई है किसकी, ई की। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि इस पेंडुलम को ऑसिलेट करना शुरू करूंगा। अब जैसे ही ऑसिलेट करूंगा तो उसकी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। ठीक है, अब वो एनर्जी जो है तो यहां से ट्रांसफर होगी इस पेंडुलम में भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, सब में वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब इसमें होगा क्या कि मेरे पास ये जो ई पेंडुलम है इसके इक्वल जो लेंथ वाले पेंडुलम होंगे वो वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, जिनकी लेंथ इक्वल नहीं है तो वो ऑसिलेट नहीं करेंगे।
ठीक हो गया, पॉइंट समझ आई। अब होगा क्या, मेरे पास ये रॉड है, इसके नीचे यहाँ पे यूं पेंडुलम लगा हुआ है। अब इस पेंडुलम ई को मैंने इस तरह ऑसिलेट करना है, परपेंडिकुलर टू द, ये प्लेन है ना, ये जो फेज है, ये पूरा पेज, इससे मैं यूं खींचा और यूं अंदर ले गया, तो मतलब कि इसकी ऑसिलेशन यूं होगी। अब वो जैसे यूं यूं ऑसिलेट करने लगेगा, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है, वो एनर्जी यहाँ से ट्रांसफर होगी इसको भी, इसको भी, इसको भी और इसको भी। चूंकि इनकी लेंथ में डिफरेंस है, लेंथ क्या है, वो डिफरेंट है, क्योंकि सेम नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। ठीक हो गया, फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी लेंथ डिफरेंट है, इसकी लेंथ डिफरेंट है, तो दोनों की लेंथ डिफरेंट होने की वजह से दोनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी, तो जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों के दरमियान कभी रेजोनेंस हो ही नहीं सकता। तो जब रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो इट्स मीन के इसके ऑसिलेट करने से ये खुद ब खुद कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगा। हाँ, अब इन दोनों की लेंथ जो है तो वो इसके इक्वल है, तो हम इसको ऑसिलेट करेंगे तो ये दोनों भी ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे कुछ टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि जब तक इनके दरमियान रेजोनेंस नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, वहीं पे अगर मैं इसी पेंडुलम ई की जो लेंथ है इसको मैं बढ़ा देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, इसको मैं बढ़ा के इसके इक्वल कर देता हूं, बी और डी के, मतलब मैंने अब इसको क्या कर दिया, बी और डी के इक्वल कर दिया, ई को यहां से रिमूव कर दूं। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जब मैं इसको ऑसिलेट करूंगा तो अब इस दौरान ऑसिलेशन करने से अब ए और सी जो है तो वो ऑसिलेट नहीं करेंगे, और बी और डी अब ऑसिलेट करने लग जाएंगे, क्योंकि अब ई की जो लेंथ है वो बी और डी के इक्वल है। पॉइंट समझ आई होगी, उम्मीद करूंगा। अच्छा, अब लेट सपोज तीसरी एक कंडीशन लेते हैं कि मैं इस पेंडुलम की लेंथ को इन दोनों के, चारों के इक्वल नहीं रखता, डिफरेंट है, ई की भी लेंथ डिफरेंट है, ए की, सी की डिफरेंट है, बी और डी की डिफरेंट है, उस कंडीशन में इनके दरमियान कभी रेजोनेंस नहीं होगी। तो ये एग्जांपल के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेजोनेंस एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, तो यहाँ पे इस तरह भी हमारे पास रेजोनेंस हो सकती है। आप सिंपली क्या कर ले, घर में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर ले, एक रॉड ले, उसके साथ 5 स्ट्रिंग्स को अटैच कर, उसके नीचे ऑब्जेक्ट्स अटैच कर दे मैस, और उसमें से एक जिसको आपने ऑसिलेट करना है उसकी लेंथ को 2 की लेंथ डिफरेंट कर दे और 2 की लेंथ डिफरेंट कर दे। ठीक है, और फिर आपने जिसको ऑसिलेट करना है उसको ऑसिलेट करना शुरू कर दे। आप खुद देखेंगे कि इस पेंडुलम की लेंथ जिनके इक्वल होगी ना, तो वो उनके अंदर रेजोनेंस होगी और वो ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे, जिनके इक्वल नहीं होगी वो ऑसिलेट नहीं करेंगे। सही हो गया। अच्छा, अब अगर हम लोग बच्चों ग्राफ देखें, ग्राफ किस चीज का, रेजोनेंस का, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने रेजोनेंस में क्या कहा कि मेरे पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो जब मैच कर जाती हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्रिवन फ्रीक्वेंसी जब वो मैच करती है, तो जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है, और एम्पलीट्यूड मेरे पास किस पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं जी एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब दोनों इक्वल हो जाए, और उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सही हो गया। अब होगा क्या कि मेरे पास यहां से एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस पॉइंट के ऊपर ये मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर हम जैसे ही इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास ये कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर जो है ना, तो एम्पलीट्यूड इसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। अब इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अगर पीछे हैं तो तब अगर एम्पलीट्यूड कम है, ये बात तो समझ आती है, बट जैसे ही हमने इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को क्रॉस किया, आगे बढ़ी हमारी ड्रिवन फ्रीक्वेंसी, तो फिर यहाँ पे मेरे पास एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है, ये चीज समझ नहीं आ रही। समझ आई। अब ये जो ग्राफ है ना, यहां से यहां तक जो मैं बना रहा हूं, ये एक्चुअल में मैं ड्रिवन फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बना रहा हूं। कौन सी फ्रीक्वेंसी, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी। अब देखें तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, सॉरी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो तो मेरे पास एक, और जैसे मैंने एग्जांपल ली थी कि मेरे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी पेंडुलम की कितनी थी, वो 3 हर्ट्ज थी। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे 3 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जहां पे मेरे पास क्या होनी है, रेजोनेंस होनी है। ठीक है, अब 3 हर्ट्ज तो वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो तो उस पेंडुलम की मुझे पता है। अब मैं एक्चुअल में क्या करूं, मैं ड्रिवन फ्रीक्वेंसी को इसके इक्वल लेके आना चाह रहा हूं।
ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, एक पीरियोडिक फोर्स लग रही है खास टाइम इंटरवल के बाद। अब उसकी वजह से जो साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो साइकिल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। अब वो पॉइंट आ गया जहां पे अब मैं एक फोर्स लगाई जा रहा हूं और मेरा जो वो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है जो कि 3 हर्ट्ज हो गई है, ठीक हो गया। 3 हर्ट्ज होने का मतलब कि मैं 1 सेकंड में 3 दफा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक हो गया, 3 साइकिल्स हो रही हैं। तो अब उस पॉइंट के ऊपर मेरे पास एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हो गया तो अब इसको मैं कंटिन्यू रखता हूं तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये वो झूला जा रहा है, वो उधर गया फिर वापस आया फिर वो गया है। तो अब मेरे माइंड में तो यही है कि अगर मैं यहां से फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दूं, फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ा दूं, कौन सी, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी को, मतलब मैं पहले 3 दफा फोर्स लगा रहा हूं 1 सेकंड में, मैं 4 दफा फोर्स लगाता हूं, मैं 5 दफा फोर्स लगाता हूं, तो मेरे पास तो वो झूला, मैं कहता हूं कि बंदा चांद पे पहुंच जाए, ऐसा ही है ना। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, उल्टा हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज होने लग जाता है। बच्चों इसमें ऐसा सीन होता है कि अब ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि यहाँ पे बेसिक फिजिक्स क्या लगती है। मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आया और यहाँ से मैंने फोर्स लगाई, वो ये जा रहा है, फिर वापस वो इधर ही आएगा ना, उसका एम्पलीट्यूड यहाँ। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है वो इस पॉइंट पे लग रही है, ठीक है। अब वो फिर आगे जा रहा है, फिर यूं इस पॉइंट पे फोर्स लगती जा रही है लगती जा रही है, वो इसी पॉइंट के अक्रॉस जो है तो वो ऑसिलेट कर रही है, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है। अब मैं क्वांटिटी ऑफ फोर्स जो है वो बढ़ाना चाहता हूँ, नंबर ऑफ फोर्स बढ़ाना चाहता हूँ, फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ ना। तो क्या होगा, पहले मैं 3 टाइम्स लगा रहा था, अब जैसे ही मैं 4 टाइम लगाऊंगा तो मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट कर दिया है, अप्लाई ऑफ फोर्स जो है वो मेरे पास थोड़ी ज्यादा हो गई है। सारी बात है, मुझे अपनी फोर्स लगाने की स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाऊंगा तो उससे क्या होगा, पहली फोर्स लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी के लिए मैं थोड़ा सा आगे जाके उसकी साइकिल कंप्लीट होने से पहले मैंने उसके ऊपर फोर्स लगा दी। अब होगा क्या कि वो पेंडुलम यहाँ पे है, एक्सट्रीम पोजीशन उसकी ये है, उसने यहाँ पे आना है, ठीक है, कहाँ पे आना है, यहाँ पे, बट मैंने उसके ऊपर यहीं पे एक फोर्स लगा दी है। तो अब ये जो चौथी फोर्स मैंने लगाई है उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कवर होने से पहले, तो ये एक्चुअल में डैम्पिंग फोर्स की तरह एक्ट करेगी। ये एक्चुअल में क्या कर रही है, क्योंकि उसको रोक रही है उसके एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचने में, उससे उसको स्टॉप कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज होने शुरू हो जाता है, और करते करते एक पॉइंट आएगा कि वो बिल्कुल ही स्टॉप कर जाएगा। मतलब आप फोर्स, नंबर ऑफ फोर्स बढ़ाने के लिए आप आगे बढ़ोगे ना, आप जितना उसका एक्सट्रीम पोजीशन है उससे थोड़ा सा आगे आओगे, तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो तो वो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है तो वो डिक्रीज होता रहेगा। ये एक्चुअल में मेरे पास क्या है बच्चों, ये डैम्पिंग का ग्राफ है, सॉरी डैम्पिंग का कह रहा हूं क्योंकि अभी डैम्पिंग के ग्राफ में भी हम इसी चीज को डिस्कस, वो मेरे माइंड में वही चीज बैठी हुई है। अच्छा, ये एक्चुअल में मेरे पास रेजोनेंस का ग्राफ है जो कि बेसिक हमें कॉन्सेप्ट देता है, और आपने देखना है कि मेरे पास हमेशा बस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरे पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास होगी एफ आर, उसकी कंडीशन ये है कि एफ नेचुरल ये इक्वल होनी चाहिए एफ ड्रिवन के, बस नेचुरल फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए ड्रिवन फ्रीक्वेंसी के, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास इसकी एग्जाम्पल को भी हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं, मैं इस ग्राफ को मिटा देता हूं थोड़ा यहां से। अब हम बच्चों बात करते हैं किस चीज की, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग की। अब यहाँ पे चौथा एक पॉइंट आएगा मेरे पास बच्चों के, इस रेजोनेंस के ऊपर ना इफेक्ट और डैम्पिंग का क्या इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग। अच्छा जी, अब इसको समझते हैं बच्चों। इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग मतलब डैम्पिंग फोर्स, डैम्प फोर्सेस क्या है, जो कि ऑसिलेशंस का अगेंस्ट वर्क करते हैं, रेजिस्टिव फोर्सेस, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गई, ठीक हो गया, बेसिक जो हमारे पास है, या आप किसी बहुत ज्यादा डेंस मीडियम के अंदर पेंडुलम को वाइब्रेट करना शुरू कर दो तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, ये एक्चुअल में डैम्पिंग है, ठीक है। अब डैम्पिंग का रेजोनेंस के ऊपर इफेक्ट है, तो हम कहेंगे जी हाँ बिल्कुल है। हम कैसे इसको समझते हैं जी, मेरे पास पेंडुलम है पेंडुलम है, और पेंडुलम ने क्या करना है जी, ऑसिलेट करना है इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस, सही हो गया, इन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस इसने ऑसिलेट करना है। अब मेरे पास एयर रेजिस्टेंस होती है, अब जब ये इधर आएगा तो एयर इसके अगेंस्ट डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब ये पेंडुलम उधर जाएगा तो एयर जो है तो वो इस डायरेक्शन में होगी।
तो मतलब दोनों पॉइंट्स के ऊपर एयर की डायरेक्शन तो अपोजिट है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में मेरे पास यहां पे ये जो पेंडुलम है ये एक स्पेसिफिक एनर्जी के साथ क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। बट अब इस कंडीशन में जब डैम्प फोर्सेस होती हैं तो वो जो एनर्जी होती है ना बच्चों को दो पोर्शंस में डिवाइड हो जाती है। एक एनर्जी का हाफ पोर्शन जो कि उसको ऑसिलेट करवाने में यूज होता है, ऑसिलेट करवाने में यूज होता है, ठीक हो गया। और दूसरा अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो है तो वो रेजिस्टेंस के अगेंस्ट यूज होता है, जो कि एयर रेजिस्टेंस इसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास अगर तो हम ग्राफ को देखें तो ग्राफ में फिर मैं बना लेता हूं जी एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब मेरे पास जब रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है तो मुझे पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। यहां पे एम्पलीट्यूड है, यहां पे फ्रीक्वेंसी है, सही हो गया। अच्छा, अब ये वो कंडीशन है कि जहां पे मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है। अब लेट्स सपोज मेरे पास एक मॉडरेट लेवल का जैसे एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर गई, मैंने पेंडुलम को इधर एनवायरनमेंट में रूम के अंदर में उसको ऑसिलेट करवा रहा हूं, तो अब उस पेंडुलम के ऊपर जो है तो एक रेजिस्टेंस फोर्स भी लग रही है जो कि कौन सी है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगी, वो उसके अगेंस्ट ये पेंडुलम अपनी थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करेगा कि नहीं करेगा, हम कहेंगे जी हाँ करेगा। तो अब वो एनर्जी जो कि जब रेजिस्टेंस नहीं है तो उस कंडीशन में जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट हो रही है एम्पलीट्यूड में, अब एम्पलीट्यूड में तो कुछ कन्वर्ट होगी बट कुछ जो है तो अगेंस्ट द मीडियम भी यूज हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास इसका जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास लेट्स सपोज एयर है, ये वो कंडीशन है जहां पे एयर है, ठीक हो गया, एयर रेजिस्टेंस मौजूद है। अब लेट्स सपोज इसी पेंडुलम को मैं पानी के अंदर जाके ऑसिलेट करवाना शुरू कर देता हूं। अब पानी की डेंसिटी एयर से ज्यादा है, सही हो गया। तो जब डेंसिटी ज्यादा है तो इट्स मीन कि उसकी रेजिस्टिव फोर्स भी ज्यादा होगी, उसकी ड्रैग फोर्स ज्यादा होगी। तो अब पेंडुलम को मैं ऑसिलेट करूंगा तो पेंडुलम जो है तो अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस जो है तो वो अपनी एनर्जी यूज करेगा। उसमें क्या होगा, उसका मोशन बहुत ज्यादा स्लो होगा, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी तो अगेंस्ट द मीडियम यूज कर रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो यूज कर रहा है इन मोशन, जिसकी वजह से उसका जो एम्पलीट्यूड है वो और ज्यादा कम हो जाएगा। तो उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, यू ग्राफ बना लें। बट आपने एक बात याद रखनी है, मैं इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर यहां पे मैं वाटर लिख लेता हूं, ठीक है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये वाटर आ गया और इसके आगे मैं लिख लेता हूं लेट्स सपोज ये वैक्यूम है। अब तीनों में देखें तो आपको जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिलेगा वो किस कंडीशन में मिलेगा, वो रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीज देखने को समझ आती है कि मेरे पास जो रेजोनेंस है वो डैंपिंग के जरिए भी इफेक्ट होती है, ठीक हो गया। तो बच्चों इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रेजोनेंस को समझा, रेजोनेंस के साथ साथ हम लोगों ने नेचुरल फ्रीक्वेंसी देखी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि मैं एक फ्री ऑसिलेटिंग ऑफ बॉडी की नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड को देख लूं कि वो 3 साइकिल्स कर रहा है, 4 कर रहा है, 5 कर रहा है, वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। फिर हमने ड्रिवन फ्रीक्वेंसी कहा कि मैं फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी देख लूं। अब मैंने रेजोनेंस को डिफाइन कैसे किया कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है ये इक्वल हो जाए। जब इक्वल हो जाएंगी तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो गई, ये जी रेजोनेंस हो गई है। अब उस रेजोनेंस में मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसकी एग्जाम्पल देखी, उसके बाद हमने देखा कि जी डैम्पिंग का जो इफेक्ट है वो रेजोनेंस के ऊपर पड़ता है, तो हमने कहा हाँ जी पड़ता है, ठीक हो गया। तो बच्चों आज का ये जो लेक्चर है ये सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस की एक इंट्रोडक्शन थी और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आसान से आसान तरीके से आप लोगों को ये रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट जो है तो वो डिलीवर करूं। और इंशाल्लाह अब इसकी जो एप्लीकेशंस हैं या जो बाकी इसके कॉन्सेप्ट है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो एक दफा फिर मैं आपको कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर तो ये लेक्चर आपको पसंद आया और आपने देखा कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको चीज एक्सप्लेन की है तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक आपने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।